तो चलिए आज भारत के संवैधानिक विकास की कहानी पर एक गहरी नजर डालते हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें उस यात्रा पर ले जाते हैं जहां ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से लेकर ब्रिटिश ताज के शासन तक वो कानून और अधिनियम बनाए गए जिन्होंने भारत के संविधान की नींव रखी। और आज का हमारा मकसद इसी ऐतिहासिक सफर के उन अहम पड़ावों को समझना है जिन्होंने आधुनिक भारत की शासन व्यवस्था को आकार दिया। तो इस सफर को शुरू करने से पहले एक बहुत ही मूल सवाल से शुरू करते हैं। ये संविधान आखिर होता क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो संविधान नियमों और कानूनों का एक दस्तावेज है। एक ढांचा। हाँ, बिल्कुल। यही वो ढांचा है जिसके आधार पर किसी भी देश की सरकार चलती है और पूरी शासन व्यवस्था काम करती है। तो जब हम संविधान की बात करते हैं तो क्या इसका मतलब हमेशा एक किताब जैसा दस्तावेज ही होता है या इसके और भी रूप हो सकते हैं? दो तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं लिखित संविधान, जैसे अमेरिका या भारत का, जिन्हें एक संविधान सभा ने बनाया। हाँ, एक निश्चित समय पर। और दुनिया का पहला लिखित संविधान अमेरिका का था। दूसरी तरफ होते हैं अलिखित संविधान, जैसे ब्रिटेन का, जो किसी एक दस्तावेज के बजाय सदियों से चली आ रही परंपराओं और कानूनों पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। भारत के संवैधानिक विकास की कहानी 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से शुरू होती है, लेकिन असली मोड़ आया 1757 के प्लासी और 1764 के बक्सर युद्ध के बाद। सही कहा। यहीं से एक व्यापार करने आई कंपनी शासक बनने लगी और उन्होंने कानून बनाना शुरू किया। पहला बड़ा कानूनी ढांचा आया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के रूप में। इसमें बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया। ये ब्रिटिश संसद का भारत में कंपनी के मामलों को कंट्रोल करने का पहला बड़ा और सीधा प्रयास था। मतलब कंपनी पर लगाम कसने की कोशिश। बिल्कुल, लगाम कसने की। लंदन में बैठी सरकार को ये एहसास हो रहा था कि कंपनी के अधिकारी भारत में बेलगाम हो चुके हैं, भारी भ्रष्टाचार है। तो ये एक्ट असल में उसी पर एक रोक थी। अच्छा। और इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की भी स्थापना हुई, जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। ये भारत में एक औपचारिक न्यायिक प्रणाली की शुरुआत थी। इसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। हाँ, इसने एक द्वैध शासन की शुरुआत की, यानी व्यापारिक मामले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और राजनीतिक मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स देखने लगे। तो मतलब काम को बांट दिया गया। हाँ। और यहाँ जो बात फैसिनेटिंग है वो ये है कि ब्रिटिश सरकार अब कंपनी के राजनीतिक मामलों पर अपना नियंत्रण बढ़ा रही थी। व्यापार और राजनीति को अलग करके क्राउन ने भारत पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी थी। और फिर आता है 1813 का चार्टर अधिनियम। यहाँ कुछ बहुत दिलचस्प बातें हुई, जैसे भारतीय शिक्षा पर हर साल 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान। बिल्कुल। और ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिली। साथ ही कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार लगभग समाप्त कर दिया गया। लगभग? हाँ, लगभग। चाय और चीन के साथ व्यापार पर उनका एकाधिकार फिर भी बना रहा। अच्छा। तो ये अधिनियम कंपनी की भूमिका में एक बड़े बदलाव का संकेत था। अब वो सिर्फ एक व्यापारिक इकाई नहीं रह गई थी, बल्कि एक प्रशासनिक और कह सकते हैं कि एक सामाजिक शक्ति भी बन रही थी। यहां से चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं। 1833 का चार्टर अधिनियम बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना देता है। विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल बने। एक बहुत बड़ा कदम था। मतलब सारी पावर एक जगह। हाँ, अब एक ही व्यक्ति पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकता था। इसी एक्ट के तहत मैकाले की अध्यक्षता में पहले विधि आयोग की स्थापना हुई, जिसने भारत की कानूनी व्यवस्था पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। जी। और इसी एक्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार भी था। हाँ। दास प्रथा को खत्म करने की बात। सही। दास प्रथा को विधि विरुद्ध यानी गैर कानूनी घोषित किया गया और आखिरकार 1843 में इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। और फिर आता है 1857 का विद्रोह। जी। जिसके बाद तो सब कुछ बदल गया। सब कुछ बदल। इस विद्रोह ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी और 1858 का भारत शासन अधिनियम लागू हुआ। सही कहा। 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को झकझोर दिया था। उन्हें एहसास हुआ कि एक व्यापारिक कंपनी के भरोसे भारत जैसे विशाल देश का शासन नहीं छोड़ा जा सकता। तो उन्होंने क्या किया? इस अधिनियम के द्वारा शासन सीधे कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश क्राउन यानी ताज को सौंप दिया गया। कंपनी राज खत्म, ताज का राज शुरू। तो इसका मतलब क्या हुआ?
गवर्नर जनरल का पदनाम एक बार फिर बदला गया। अब वो भारत का वाइसराय बन गया। लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसराय बने। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा सांकेतिक और वास्तविक बदलाव था। वाइसराय का मतलब है रॉयल्टी का प्रतिनिधि। अच्छा। तो ये एक सीधा संदेश था कि अब भारत पर किसी कंपनी का नहीं, बल्कि सीधे महारानी का शासन है। और प्रतीकात्मक रूप से मुगल सम्राट का पद भी समाप्त कर दिया गया, ताकि सत्ता का कोई दूसरा केंद्र ही न बचे। ताज की शासन के तहत भी कई महत्वपूर्ण अधिनियम आए, जैसे 1861 का भारत परिषद अधिनियम, जिसने वाइसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी। जी, और ये शक्ति 6 महीने की अवधि के लिए होती थी। इसके अलावा इस अधिनियम ने विधायी शक्तियों के विकेंद्रीकरण की भी शुरुआत की। विकेंद्रीकरण मतलब शक्तियों को वापस बांटा गया। हाँ, जिसे प्रांतीय स्तर पर कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने का एक कह सकते हैं कि एक छोटा सा रास्ता खुला। अब बात करते हैं 1919 के मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड सुधार की। इसमें प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुई और सबसे खास बात, पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। द्वैध शासन एक जटिल व्यवस्था थी जहां प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित में बांटा गया था। ये कैसे काम करता था? देखिए, महत्वपूर्ण विषय जैसे वित्त और पुलिस ये गवर्नर के पास आरक्षित थे, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय भारतीय मंत्रियों को हस्तांतरित किए गए। मतलब असली पावर और पैसा अभी भी गवर्नर के हाथ में था। बिल्कुल, ये सीमित स्वशासन की दिशा में एक प्रयोग था। पर हाँ, महिलाओं को मताधिकार मिलना भले ही वो बहुत सीमित था, पर ये एक ऐतिहासिक कदम जरूर था। और इस सफर का सबसे अहम पड़ाव है 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसे भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अब तक का सबसे विस्तृत और व्यापक अधिनियम था। इसने प्रांतों से द्वैध शासन हटाकर उन्हें स्वायत्ता दी और केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया। और भी कई बड़ी संस्थाओं की नींव इसी एक्ट ने रखी है ना? हाँ, इसी के तहत 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, और एक और बड़ी बात, बर्मा जो आज म्यांमार है को 1937 में इसी अधिनियम के तहत भारत से अलग किया गया। अच्छा। हमारे वर्तमान संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा, उसका जो ढांचा है, वो इसी अधिनियम से प्रेरित है। तो इन सभी अधिनियमों ने 1773 से लेकर 1935 तक धीरे धीरे वो जमीन तैयार की जिस पर स्वतंत्र भारत का संविधान लिखा जाना था। बिल्कुल, और यहीं से फिर 1946 में कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर संविधान सभा के गठन का रास्ता साफ हुआ। आप बात करते हैं संविधान सभा के गठन पर। ब्रिटिश शासन के तहत इस लंबे संवैधानिक विकास की यात्रा को देखते हुए ये सोचने वाली बात है कि इसमें से कितना सुधार वास्तव में भारतीयों के लिए प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए था और कितना सिर्फ भारत पर अपने नियंत्रण को और मजबूत करने के लिए। सही करते हैं इसकी नींव से कि आखिर ये विचार आया कहाँ से। हाँ, मेरा भी यही सवाल था। इस सभा का विचार कहाँ से आया? इसका गठन कब और किस योजना के आधार पर हुआ? क्योंकि आजादी तो हमें 47 में मिली, पर यह सभा तो उससे पहले ही बन गई थी। सही पकड़ा आपने। संविधान सभा का गठन असल में जुलाई 1946 में हो गया था। अच्छा। ये कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों पर आधारित था। ये वो योजना थी जिसे ब्रिटिश सरकार ने भारत में सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण का रास्ता तैयार करने के लिए भेजा था। तो मतलब अंग्रेजों ने ही ये प्रस्ताव दिया कि भारतीय अपना संविधान खुद बनाए? जी हाँ, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो इतने बड़े और विविध देश के लिए संविधान लिखने का काम कितने लोगों को सौंपा गया था? ये संख्या भी काफी सोच समझकर तय की गई होगी। हाँ, संख्या काफी बड़ी थी और इसका बंटवारा भी बहुत दिलचस्प था। कुल 389 सदस्य तय हुए। 389? जी, 389। इनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से चुने जाने थे, 93 सदस्य देसी रियासतों से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। एक मिनट, ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र क्या थे? इन्हें आज के संदर्भ में कैसे समझ सकते हैं? अच्छा सवाल है। आप इन्हें आज के केंद्र शासित प्रदेशों जैसा समझ सकते हैं। जैसे दिल्ली? बिल्कुल। दिल्ली, अजमेर, माड़ा, ये वो इलाके थे जो सीधे केंद्र सरकार यानी अंग्रेजों के अधीन थे। तो कोशिश यही थी कि देश के हर हिस्से को प्रतिनिधित्व मिले। समझ गया। तो ये सभी सदस्य पहली बार कब और कहाँ मिले? वो पहली बैठक कल्पना करना भी रोमांचक है। वो दिन था 9 दिसंबर 1946 और जगह थी नई दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जिसे आज हम संसद का सेंट्रल हॉल कहते हैं। जी, वही सेंट्रल हॉल। माहौल वाकई ऐतिहासिक था, लेकिन उसमें एक तनाव भी था। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया था। ओहो। तो एक तरफ नए भविष्य की उम्मीद थी,
तो दूसरी तरफ बंटवारे का डर। उस दिन सभा के जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अच्छा, ये सबसे वरिष्ठ सदस्य को चुनने की परंपरा कहाँ से आई? कोई खास वजह? हाँ, ये परंपरा फ्रांस से प्रेरित है। वहां भी ऐसा ही होता है। ये अनुभव और वरिष्ठता को सम्मान देने का एक प्रतीक था। ठीक है, तो एक अस्थायी नेतृत्व मिल गया, लेकिन इतने बड़े काम को दिशा देने के लिए एक स्थायी लीडरशिप तो चाहिए ही होगी। बिल्कुल, और ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक में दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। और कहते हैं कि डॉक्टर प्रसाद सबको साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति थे, जो इस भूमिका के लिए जरूरी भी था। बिल्कुल, लेकिन वो अकेले नहीं थे। उनके साथ 2 उपाध्यक्ष भी थे, H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी, ताकि काम का बोझ बंट सके। सही। और एक संवैधानिक सलाहकार का भी जिक्र आता है, B.N. राव। उनकी क्या भूमिका थी? B.N. राव तो शायद इस पूरी प्रक्रिया के सबसे गुमनाम हीरो थे। वो एक बहुत बड़े विधिवेत्ता थे। उनका काम था दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन करके एक शुरुआती मसौदा तैयार करना। मतलब संविधान का पहला ड्राफ्ट उन्होंने ही बनाया था? जी हाँ, वो एक तरह से कच्चा मटेरियल था जिस पर प्रारूप समिति ने बाद में काम किया। उनका योगदान नींव के पत्थर जैसा था। तो अब सभा का ढांचा खड़ा हो गया, नेतृत्व मिल गया, पर असली काम तो अब शुरू होना था, है ना? संविधान का मसौदा तैयार करना। यहीं पर ड्राफ्टिंग कमेटी की बात आती है। बिल्कुल, और यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को, भारत की आजादी के ठीक 14 दिन बाद। जी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया और इसमें अध्यक्ष समेत कुल 7 सदस्य थे। इस समिति का काम सिर्फ कानून लिखना नहीं था। तो फिर क्या था? उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी भारत की विविधता को एक कानूनी दस्तावेज में समेटना। मतलब एक मजबूत केंद्र भी बनाना था और राज्यों को स्वायत्तता भी देनी थी, नागरिकों को अधिकार देने थे, पर देश की एकता भी सुनिश्चित करनी थी। सही कहा। इन्हीं बड़े सवालों पर सबसे ज्यादा बहस हुई और इन्हीं बहसों ने हमारे संविधान को उसका चरित्र दिया। हमारे स्रोतों में डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर प्रसाद जैसे कई बड़े नाम हैं, लेकिन सभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कैसा था? उनकी आवाज किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा मुखर थी? ये बहुत जरूरी सवाल है। संविधान सभा सिर्फ पुरुषों की सभा नहीं थी, इसमें 15 महिला सदस्य थीं। 15? उस दौर के लिहाज से तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत प्रगतिशील बात थी। और ये महिलाएं सिर्फ सांकेतिक सदस्य नहीं थीं। दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, बेगम एजाज रसूल, इन सब ने महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक सुधारों पर जोरदार बहसें की। ये तो कमाल है। और सिर्फ महिलाएं ही नहीं, क्या समाज के बाकी वर्गों का भी ध्यान रखा गया था? बिल्कुल। समावेशिता इस सभा की आत्मा थी। स्रोतों के अनुसार सभा में अनुसूचित जाति के 26 और अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य भी शामिल थे। ये सचमुच एक मिनिएचर इंडिया थी। अब डॉक्टर अंबेडकर पर वापस आते हैं। स्रोतों में उनके चुनाव से जुड़ा एक रोचक तथ्य भी मिलता है। उनका सभा में पहुंचना भी अपने आप में एक कहानी है ना? हाँ, ये एक दिलचस्प वाकया है। डॉक्टर अंबेडकर का चुनाव पहली बार अविभाजित भारत के पूर्वी बंगाल प्रांत से हुआ था। अच्छा। लेकिन 1947 में भारत के विभाजन के बाद वो क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश में चला गया, तो उनकी सदस्यता खत्म हो गई। तो फिर वो दोबारा सभा में कैसे आए? ये तो एक बड़ा झटका रहा होगा। बिल्कुल, लेकिन तब के नेताओं ने, खासकर कांग्रेस ने, ये सुनिश्चित किया कि डॉक्टर अंबेडकर सभा का हिस्सा बने। उनका दोबारा चुनाव बॉम्बे प्रेसिडेंसी की पूना सीट से करवाया गया। मतलब किसी ने उनके लिए अपनी सीट छोड़ी? जी, वहां के सदस्य M.R. जयकर ने अपनी सीट से इस्तीफा दिया और उस सीट पर हुए उपचुनाव में डॉक्टर अंबेडकर को चुना गया। ये दिखाता है कि उनके ज्ञान की कितनी जरूरत महसूस की गई थी। तो ये साफ है कि देश के सबसे काबिल लोगों को इस प्रक्रिया में शामिल करने के लिए कितनी मेहनत की गई। और इतनी बड़ी सभा, इतने सारे सदस्य, जाहिर है सब में काफी समय लगा होगा। बहुत समय लगा। कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। 2 साल 11 महीना 18 दिन। कुल 11 अधिवेशन हुए। और अगर 24 जनवरी 1950 की अंतिम बैठक को भी जोड़ लें तो 12। इन बैठकों में संविधान के हर एक शब्द पर, हर एक कॉमा पर घंटों बहस हुई।
तो वो कौन सी तारीख थी जब ये ऐतिहासिक दस्तावेज आखिरकार बनकर तैयार हो गया? वो ऐतिहासिक तारीख थी 26 नवंबर 1949। इसी दिन संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। और इसी दिन की याद में अब हम संविधान दिवस मनाते हैं। जी बिल्कुल। भारत सरकार ने 2015 से इसकी शुरुआत की। और फिर इस पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर कब हुए? वो अंतिम क्षण कैसा रहा होगा? वो दिन था 24 जनवरी 1950। संविधान सभा की आखिरी बैठक। उस दिन कुल 284 सदस्यों ने संविधान की 3 मूल प्रतियों पर अपने हस्ताक्षर किए। 3 प्रतियां? हाँ, एक अंग्रेजी में और 2 हिंदी में। और एक रोचक तथ्य ये है कि सबसे पहले हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए और सबसे अंत में अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और सिर्फ हस्ताक्षर ही नहीं हुए, उस दिन कुछ और भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे ना? जी हाँ, 24 जनवरी 1950 का दिन 3 और वजहों से ऐतिहासिक है। इसी दिन जन गण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया। बिल्कुल। और इसी दिन संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी चुना। तो एक तरह से गणतंत्र की पूरी रूपरेखा उसी दिन तय हो गई थी। संविधान की जो मूल प्रतियां आज भी सुरक्षित हैं, उनकी लिखावट बहुत सुंदर है। वो टाइप किया हुआ डॉक्यूमेंट नहीं लगता। और यहाँ एक बहुत खूबसूरत कहानी है। संविधान को हाथ से लिखा गया था। प्रधानमंत्री नेहरू ने प्रसिद्ध कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा से इसे लिखने के लिए संपर्क किया। अच्छा। तो उन्होंने कोई फीस लेने से मना कर दिया। कोई फीस नहीं ली? नहीं, उनकी बस एक शर्त थी कि संविधान के हर पन्ने पर वो अपना नाम लिखेंगे और आखिरी पन्ने पर अपने नाम के साथ अपने दादा का नाम भी लिखेंगे। और नेहरू जी मान गए? हाँ, उन्होंने ये शर्त मान ली। तो जो मूल अंग्रेजी प्रति है वो प्रेम बिहारी जी की खूबसूरत इटैलिक लिखावट में है और हिंदी प्रति को वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा था। और उस पर जो चित्रकारी है वो भी अद्भुत है। बिल्कुल। उस पर चित्रकारी का काम शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था, जिसका नेतृत्व नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने किया। उन्होंने भारतीय इतिहास के दृश्यों को हर भाग की शुरुआत में उकेरा है। तो ये कैबिनेट मिशन से शुरू होकर बहसों और अंत में 284 सदस्यों के हस्ताक्षरों तक का एक लंबा और ऐतिहासिक सफर था। ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि एक नए राष्ट्र की आत्मा को आकार देने की कहानी थी। सही कहा। और ये जानना महत्वपूर्ण है कि सभा की जो संरचना उस समय बनाई गई थी वही आज भी हमारी संसदीय प्रणालियों की नींव है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई का तरीका, ये सब काफी हद तक उसी अनुभव से निकला है। बिल्कुल सही। अब शोका के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमारे स्रोतों में एक दिलचस्प बात यह है कि उस दौर के लगभग सभी बड़े नेता, नेहरू, पटेल, प्रसाद, संविधान सभा का हिस्सा थे, लेकिन 2 सबसे बड़े नाम इसमें शामिल नहीं थे, मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी। जी। जिन्ना का ना होना तो समझ आता है, वो पाकिस्तान के निर्माण पर केंद्रित थे, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि महात्मा गांधी ने संविधान लिखने की इस प्रक्रिया से खुद को अलग क्यों रखा होगा? ये एक गहरा सवाल है। शायद उनका मानना था कि उनका काम बाहर रहकर समाज को नैतिक दिशा देना है, न कि किसी संस्था का हिस्सा बनकर नियमों में बंधना। वो शायद खुद को व्यवस्था से ऊपर एक नैतिक शक्ति के तौर पर देखते थे। तो श्रोताओं के लिए यही सवाल है, क्या एक नेता का सबसे बड़ा योगदान व्यवस्था के अंदर रहकर उसे बनाना होता है या व्यवस्था के बाहर रहकर उसे दिशा दिखाना? इस पर जरूर सोचिए।